राधे राधे आप सभी को। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 91 क्या कहता है। सेक्शन 91 स्टेट्स व्हेन द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और ऑफ अ ग्रांट or of any other disposition of property have been reduced to the form of a document, and in all cases in which any matter is required by law to be reduced to the form of a document, no evidence shall be given in proof of the terms of such contract, grant, or other disposition of property or of such matter except the document itself or secondary evidence of its contents in cases in which secondary evidence is admissible under the provisions herein before contained. तो क्या क्या है यहाँ पर सेक्शन ने कि जब किसी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन प्रॉपर्टीज के टर्म्स को आपने राइटिंग में रिड्यूस कर दिया है, यानी डॉक्यूमेंट फॉर्म में रिड्यूस कर दिया है, और हर उन केसेस में जहां पर लॉ ने बोला है कि आपको किसी मैटर को डॉक्यूमेंट फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। देखो ये रहा, एंड इन ऑल केसेस इन विच एनी मैटर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस टू द फॉर्म ऑफ ए डॉक्यूमेंट। तो अब क्या होगा, अब आप एविडेंस नहीं दे सकते उन कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन प्रॉपर्टीज के टर्म्स को प्रूव करने के लिए, और ऑफ सच मैटर एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ यानी केवल आप प्राइमरी एविडेंस ही लीड करोगे, ठीक है, यानी जो डॉक्यूमेंट है उसको ही लीड करोगे। आगे क्या बोलता है, और सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट्स in cases in which secondary evidence is admissible under the provisions herein before contained. That means secondary evidence आप केवल तब दोगे जब सेक्शन 65 के अंदर आप secondary evidence देने के लिए entitled हो, ठीक है। तो क्या बोलता है सेक्शन, दोबारा से एक बार और डिस्कस कर लेते हैं हम इस चीज को, कि जब किसी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के टर्म्स को, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, टर्म्स की बात हो रही है, टर्म्स को आपने डॉक्यूमेंट फॉर्म में रिड्यूस कर लिया। डॉक्यूमेंट फॉर्म में रिड्यूस कर लिया यानी राइटिंग में कन्वर्ट कर लिया, यानी यहां पर आपको लॉ ने नहीं बोला था कि आपको इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन प्रॉपर्टी को राइटिंग में या डॉक्यूमेंट फॉर्म में रिड्यूस करना है, ठीक है। आपने वॉलंटरी रिड्यूस किया है, ठीक है। लॉ की तरफ से कहीं भी कोई भी स्पेसिफिकली मैंडेटरी गाइडलाइंस नहीं थी कि आपको इस कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन प्रॉपर्टी को राइटिंग में कन्वर्ट करना है। आपने फर्स्ट पार्ट के अंदर वॉलेंटरली खुद से अपनी स्वेच्छा से इसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में रिड्यूस किया है। आगे क्या बोलता है, एंड इन ऑल केसेस इन विच एनी मैटर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस टू द फॉर्म ऑफ ए डॉक्यूमेंट, यानी हर उन केसेस में जहां पर पर्टिकुलरली लॉ ने बोल रखा है, स्पेसिफिकली गाइडलाइंस लॉ की आई हुई है कि आपको इस पर्टिकुलर मैटर को डॉक्यूमेंट फॉर्म में रिड्यूस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस सेक्शन के दो पार्ट हो गए, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में कहीं भी लॉ की तरफ से स्पेसिफिकली गाइडलाइंस नहीं थी या मैंडेटरी कोई भी आदेश नहीं था कि आपको इसको राइटिंग में या डॉक्यूमेंट फॉर्म में रिड्यूस करना है, लेकिन फिर भी आपने वॉलंटरी उसको रिड्यूस कर दिया। और जबकि सेकेंड पार्ट किससे डील करता है, हर उन केसेस में, हर उन मैटर्स में जहां पर लॉ ने स्पेसिफिक गाइडलाइंस बोल रखी है कि आपको इस पर्टिकुलर मैटर को या ट्रांजैक्शन को डॉक्यूमेंट फॉर्म में रिड्यूस करना ही पड़ेगा। ओके, क्लियर हुआ ना। तो फिर आप कोई भी एविडेंस नहीं दे सकते उन कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन प्रॉपर्टी को टर्म्स को प्रूव करने के लिए या फिर उन मैटर्स को प्रूव करने के लिए एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। दैट मीन्स आप केवल प्राइमरी एविडेंस ही दोगे, यानी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना उसी को एविडेंस में लीड करोगे, या फिर सेकेंडरी एविडेंस आप तब दे सकते हो जब आपको सेक्शन 65 के तहत अलाउ किया गया हो। हुआ थोड़ा बहुत क्लियर? थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। देखो, सेक्शन के दो पार्ट हैं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। पहले पार्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि लॉ ने नहीं कहा कि आप उस ट्रांजैक्शन को डॉक्यूमेंट में करो या फिर राइटिंग में रिड्यूस करो, ठीक है। लॉ ने नहीं कहा कि आप उस पर्टिकुलर मैटर को या ट्रांजैक्शन को डॉक्यूमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर भी आपने उसे डॉक्यूमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी वॉलंटरी कन्वर्ट कर दिया आपने।
तो अब क्या होगा, अब ओरल एविडेंस अलाउ नहीं किए जाएंगे। ओके, बिकॉज आपने क्या किया, आपने डॉक्यूमेंट बना लिया, तो डॉक्यूमेंट ने क्या किया, डॉक्यूमेंट ने ओरल को एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है ना। दैट इज जो सेक्शन 91 है वो अप्लाई हो जाएगा। सेक्शन 91 केम इनटू इफेक्ट। और आप एक बात याद रखना कि डॉक्यूमेंट में भी ना आप केवल प्राइमरी एविडेंस ही लीड करोगे। ठीक है, सेकेंडरी एविडेंस तो आप केवल तब लीड करोगे जब सेक्शन 65 के अकॉर्डिंग आप सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एंटाइटल्ड हो। ओके, तो पहला पार्ट क्या है हमारा, when the terms of a contract or of a grant or any other disposition of property have been reduced to the form of a document, no evidence shall be given in proof of the terms of such contract, grant or other disposition of property except the document itself or secondary evidence of its contents in cases in which secondary evidence is admissible under the provision hereinbefore contained. Hereinbefore contained means section 65 of Indian Evidence Act. Clear? That means अब आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते, केवल और केवल आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही लीड करोगे। और डॉक्यूमेंट में भी सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दोगे, प्राइमरी एविडेंस को, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनको। सेकेंडरी एविडेंस की बात केवल तब आएगी जब सेक्शन 65 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी। ओके, अच्छा हम इसी में एक और सिचुएशन देखते हैं। सपोज करके चलो लॉ ने नहीं कहा कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी को आपको डॉक्यूमेंट फॉर्म में रिड्यूस करना है। ठीक है, पहला पार्ट तो हमने यही पढ़ा था कि लॉ ने कोई भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं दे रखी कि आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन प्रॉपर्टीज के टर्म्स को राइटिंग में रिड्यूस करना है, और आपने उसे राइटिंग में रिड्यूस भी नहीं किया। ठीक है, लॉ ने कहा भी नहीं और आपने उसको राइटिंग में रिड्यूस किया भी नहीं, तो क्या अब आप यहां पर ओरल एविडेंस लीड कर सकते हो? तो इसका आंसर है यस, कि अब आप ओरल एविडेंस लीड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कहीं भी लॉ ने स्पेसिफिकली गाइडलाइंस नहीं दी कि आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन प्रॉपर्टीज के टर्म्स को राइटिंग में रिड्यूस करना है, और आपने उसको रिड्यूस किया भी नहीं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप ओरल एविडेंस लीड कर सकते हो। अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, and in all cases in which any matter is required by law to be reduced to the form of a document, no evidence shall be given in proof of such matter except the document itself or secondary evidence of its contents in cases in which secondary evidence is admissible under the provision hereinbefore contained. यानी सेकेंड पार्ट उन मैटर्स से डील कर रहा है जिनको लेकर लॉ ने स्पेसिफिक गाइडलाइंस दे रखी है कि आपको इनको डॉक्यूमेंट फॉर्म में रिड्यूस करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि कहीं पर भी लॉ ने बोल रखा है, कहीं पर भी लॉ ने बोल रखा है, मतलब चाहे सीआरपीसी में बोल रखा है, चाहे टीपी के अंदर बोल रखा है, चाहे हिंदू लॉ के अंदर बोल रखा है, कहीं पर भी लॉ ने अगर कह दिया कि आपको उस मैटर को राइटिंग में रिड्यूस करना था या डॉक्यूमेंट फॉर्म में रिड्यूस करना था, तो फिर आप ओरल एविडेंस लीड नहीं कर सकते। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। जजमेंट्स इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस आर रिक्वायर्ड टू बी इन राइटिंग। इसी तरह डिपोजिशन ऑफ विटनेस इन क्रिमिनल केसेस, सिमिलरली examination of an accused person, likewise deed of conveyance of land, like सेल डीड हो गई आपकी, मॉर्गेज डीड हो गई ऑफ ₹100 और मोर। इसी तरह आपकी पार्टीशन डीड हो गई, विल डीड हो गई, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी भी इसमें फॉल कर जाएंगी। इसी तरह कन्फेशन, जो एमएम या फिर जेएम रिकॉर्ड करता है 164 सीआरपीसी में,
तो अगर जो कन्फेशन है वो राइटिंग में नहीं हुआ तो क्या होगा, ओरल एविडेंस अलाउ नहीं किया जाएगा। ओरल एविडेंस अलाउ नहीं किया जाएगा मीन्स कि मजिस्ट्रेट ने क्या कन्फेशन रिकॉर्ड किया था, क्या उसको बोला गया था, क्या इस पे मजिस्ट्रेट ओरल एविडेंस दे सकता है? नहीं दे सकता, बिकॉज लॉ ने स्पेसिफिकली बोल रखा है सेक्शन 164 सीआरपीसी के अंदर कि अगर कोई भी कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाएगा एमएम या जीएम के द्वारा, दैट शैल बी इन राइटिंग। ओके, दैट मीन्स डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में ही उसको रिड्यूस किया जाएगा। ओके, इसी तरह अडॉप्शन डीड, अडॉप्टिंग अ चाइल्ड फॉर वन सेल्फ, तो ये सारे के सारे वो मैटर्स हैं डेट आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग, दैट इज टू बी इन डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म। तो अब अगर इनमें से कोई भी मैटर डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में रिड्यूस नहीं किया गया है तो अब आप ओरल एविडेंस लीड नहीं कर सकते। जैसे कि हमने कन्फेशन देखा था, क्या आप कन्फेशन को यानी जेएम या एमएम कन्फेशन को ओरल एविडेंस से प्रूव कर सकता है? नहीं कर सकता। इसी तरह जजमेंट इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस को देख लेते हैं एक एग्जांपल से। सपोज करके चलिए ए और बी के बीच में किसी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है हाउस की, ए और बी के बीच में इस प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। अब जो सूट है वो ए के फेवर में डिसाइड हो जाता है, सूट डिसाइडेड इन फेवर ऑफ ए। अब बी क्या करता है, यहां पर बी दोबारा से सूट फाइल कर देता है, ठीक है, बी फाइल सूट अगेन। तो अब क्या होगा, यहां पर रेज जुडिकाटा लग जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर रेज जुडिकाटा के अप्लाई होने से पहले ए को वो जो जजमेंट की कॉपीज हैं वो प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी ना, ए को जजमेंट की कॉपीज प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी ना। ऐसा थोड़ी ना है कि जो ए है वो कोर्ट में आके डिपोज कर दे कि जनाब इस तरीके से ये केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, ये जो जजमेंट है ये मेरे फेवर में पास हुई है, ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है। उसको जो कॉपीज है जजमेंट की वही तो प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। दैट मीन्स कोर्ट जो है ए के ओरल एविडेंस को थोड़ी ना एंटरटेन करेगी, जजमेंट की जो कॉपीज होंगी उन्हीं को तो कोर्ट एंटरटेन करेगा, बल्कि ए को क्या करना पड़ेगा, यहां पर प्राइमरी एविडेंस देना पड़ेगा, यानी जो जजमेंट की कॉपीज है वो प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। और सेकेंडरी एविडेंस वो कब दे सकता है, जब वो सेक्शन 65 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर एंटाइटल्ड है। ओके, ऑलराइट। तो ये कुछ वो केसेस हैं जहां पर लॉ ने स्पेसिफिकली बोल रखा है कि आपको इन मैटर्स को या इन ट्रांजैक्शन को राइटिंग में रिड्यूस करना ही पड़ेगा, इन पे आप ओरल एविडेंस लीड नहीं कर सकते। तो एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन के मेन इंग्रेडिएंट से पार्ट 2 को। एंड इन ऑल केसेस इन विच एनी मैटर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस टू द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट, नो एविडेंस शैल बी गिवन इन प्रूफ ऑफ सच मैटर। यानी उन सभी केसेस की बात कर रहे हैं जहां पर लॉ ने स्पेसिफिकली ये गाइडलाइन दे रखी है कि आपको इन मैटर्स को डॉक्यूमेंट फॉर्म में राइटिंग में रिड्यूस करना है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप ओरल एविडेंस लीड नहीं कर सकते। तो कौन सा एविडेंस आप दे सकते हो, एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, यानी प्राइमरी एविडेंस, और सेकेंडरी एविडेंस केवल उन कंडीशन में जब सेक्शन 65 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा, when the terms of a contract or of a grant or of any other disposition of property have been reduced to the form of a document, no evidence shall be given in proof of the terms of such contract, grant or other disposition of property except the document itself or secondary evidence। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब आप एक बात याद रखना, ये जो सेक्शन है दो अलग अलग पार्ट से डील कर रहा है, आपस में दोनों को मिक्स मत करना, ठीक है। पहला पार्ट किससे डील कर रहा है, जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के टर्म्स को लॉ ने नहीं कहा कि आपको उसको राइटिंग फॉर्म में या डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में रिड्यूस करना है, लेकिन फिर भी आपने इसको राइटिंग में रिड्यूस कर लिया, ठीक है, यानी वॉलंटरी रिड्यूस कर लिया। और दूसरा पार्ट किससे डील करता है, जहां पर लॉ ने स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी हुई है कि आपको इस पर्टिकुलर मैटर को या ट्रांजैक्शन को राइटिंग में रिड्यूस करना ही पड़ेगा। ओके,
और पहले पार्ट में आप ओरल एविडेंस इसलिए लीड नहीं कर सकते क्योंकि आपने वॉलेंटरली उस कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन प्रॉपर्टी के टर्म्स को वॉलेंटरली डॉक्यूमेंट कर दिया है, यानी अब डॉक्यूमेंट ने ओरल को एक्सक्लूड कर दिया है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट में भी आप कौन सा दोगे, प्राइमरी एविडेंस ही दोगे। सेकेंडरी एविडेंस आप केवल तब दे सकते हो जब आप सेक्शन 65 की कंडीशन को फुलफिल कर लोगे। और दूसरे पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि जहां पर लॉ ने कहा था कि आपको उस पर्टिकुलर मैटर को राइटिंग में या डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में रिड्यूस करना ही पड़ेगा। अब वो फिर चाहे हिंदू लॉ में कहा हो, चाहे टीपीए में कहा हो, चाहे सीआरपीसी में कहा हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कहीं भी कहा हो, अगर लॉ की तरफ से स्पेसिफिक गाइडलाइंस आ जाती हैं तो फिर आपको उसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में रिड्यूस करना ही पड़ेगा। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करके चलिए ए ने बी से 50 रुपए की वैल्यू की प्रॉपर्टी खरीद ली। ठीक है, एक 50 रुपए की वैल्यू की प्रॉपर्टी है, ए ने बी से परचेज कर ली। तो क्या अब यहां पर इसको रिटर्न डीड में या डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में रिड्यूस करने की जरूरत है? नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लॉ के हिसाब से अगर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 100 या 100 से ऊपर है तभी आपको उसको राइटिंग फॉर्म में रिड्यूस करने की जरूरत है। यानी लॉ की स्पेसिफिक गाइडलाइंस यहां पर कब आ जाती, जब सपोज करके चलिए जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो अगर 101 रुपए की है। ठीक है, तो फिर लॉ की मैंडेटरी गाइडलाइंस के हिसाब से आपको इसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में रिड्यूस करना ही पड़ेगा। ओके, अब सपोज करके चलिए यहां पर ए ने बी को 99 रुपीज की प्रॉपर्टी बेची है। ठीक है, तो क्या इसको डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में रिड्यूस करने की जरूरत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉ की स्पेसिफिक गाइडलाइंस के हिसाब से केवल 100 या 100 रुपए से ऊपर की कोई प्रॉपर्टी है तभी आपको उसको राइटिंग में या डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। तो डेट मीन्स अगर 100 या 100 से ऊपर रुपए का कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू का ट्रांजैक्शन हुआ है और आपने उसे राइटिंग फॉर्म में रिड्यूस नहीं किया तो आप ओरल एविडेंस लीड नहीं कर सकते। कौन सा एविडेंस लीड करोगे? केवल और केवल प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस केवल उन कंडीशन में जब सेक्शन 65 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की कंडीशन अप्लाई हो जाएंगी। अब आप यहां पर सपोज करके चलिए कि ए ने बी को 50 रुपए की प्रॉपर्टी वैल्यू बेची है। ए ने बी को 50 रुपए की प्रॉपर्टी बेची है। अब इसको यहां पर वॉलेंटरली डॉक्यूमेंट कर लिया गया। ठीक है, पहले पार्ट के हिसाब से आपने इसको वॉलेंटरी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में रिड्यूस कर लिया। तो अब आप यहां पर क्या ओरल एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जैसे ही आपने उसको वॉलेंटरी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में रिड्यूस कर दिया तो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो अब ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड कर देगा। ओके, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक्सक्लूड ओरल एविडेंस। क्लियर? आ रही है ना बात समझ में? ए ने बी को 50 रुपए की प्रॉपर्टी बेची है। यहां पर लॉ की तरफ से कोई भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं थी कि आपको इस पर्टिकुलर मैटर को, इस ट्रांजैक्शन को राइटिंग में रिड्यूस करना है, लेकिन आपने इसको वॉलेंटरी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में कर दिया है। तब आप ओरल एविडेंस लीड नहीं कर सकते क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड कर रहा है। और अब क्या होगा? अब सेक्शन 91 इफेक्ट में आ जाएगा और अब आप या तो प्राइमरी एविडेंस लीड करोगे या फिर सेकेंडरी एविडेंस केवल उन्हीं कंडीशन में लीड करोगे जब सेक्शन 65 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई हो जाएगा। अब सपोज करके चलिए 101 रुपए की प्रॉपर्टी है। ठीक है, कितने रुपए की प्रॉपर्टी? 101 रुपए की। अब आपने इसको राइटिंग में रिड्यूस नहीं किया। ए ने बी को प्रॉपर्टी बेची 101 रुपए की, अब इसको इसने राइटिंग में रिड्यूस नहीं किया। तो क्या अब आप यहां पर ओरल एविडेंस लीड कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज सेक्शन 91 का पार्ट 2 जो है वो इफेक्ट में आ जाएगा। डेट इज लॉ की मैंडेटरी गाइडलाइंस के हिसाब से कोई भी प्रॉपर्टी जो 100 या 100 से ऊपर की है उसको आपको डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में रिड्यूस करना ही पड़ेगा। तो अब क्या होगा? अब आप ना तो डॉक्यूमेंट दे सकते। ठीक है, क्यों नहीं दे सकते डॉक्यूमेंट? क्योंकि आपने उसको डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में रिड्यूस किया ही नहीं है। और ना ही अब आप ओरल दे सकते। ओरल क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि जो सेक्शन 91 का बार है वो इफेक्ट में आ जाएगा। तो ना तो अब आप ओरल एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हो क्योंकि सेक्शन 91 का बार अप्लाई हो जाएगा,
क्या कहता है सेक्शन 91 कि एक्सेप्ट या तो प्राइमरी एविडेंस लीड करोगे या फिर सेकेंडरी एविडेंस लीड करोगे, और ना ही आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लीड कर सकते हो क्योंकि आपने उसको डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में रिड्यूस किया ही नहीं है। क्लियर हुआ ना? अब हम आगे देखते हैं। द मैक्सिमम ऑफ लॉ इज वॉट एवर इज इन राइटिंग मस्ट बी प्रूव्ड बाय द राइटिंग। तो लॉ की मैक्सिमम क्या कहती है कि अगर कोई चीज राइटिंग में है तो फिर आप उसे राइटिंग से ही प्रूव करो। सेक्शन 91 एंड 92 ऑफ द एविडेंस एक्ट इनकॉर्पोरेट दिस प्रिंसिपल, और सेक्शन 91 और 92 क्या करते हैं, इस प्रिंसिपल को इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है, दैट इज अगर कोई चीज राइटिंग में रिड्यूस कर रखी है तो आप उसे राइटिंग से ही प्रूव करो, यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ही प्रूव करो, या तो प्राइमरी एविडेंस से या फिर सेकेंडरी एविडेंस से। और सेकेंडरी एविडेंस कब? जब सेक्शन 65 की कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएंगी। आगे कहता है द सेक्शन एक्सटेंड्स टू बोथ टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, नेमली विच हैव वॉलेंटरली बीन मेड बाय राइटिंग एंड फॉर विच राइटिंग इज कंपलसरी। ठीक है, दोनों पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वही चीजों के बारे में बता रखा है। फर्स्ट पार्ट कौन सा था? जहां पर आपने वॉलेंटरली राइटिंग में रिड्यूस कर दिया था, और सेकंड पार्ट कौन सा था? जहां पर जो राइटिंग है वो लॉ के द्वारा कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ओके, आगे बोलता है सेक्शन 91 ऑफ द एविडेंस एक्ट एक्सक्लूड्स एडमिशन ऑफ ओरल एविडेंस फॉर प्रूविंग द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट इन द केसेस वेयर सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल। यानी सेक्शन 91 क्या करता है, डॉक्यूमेंट के कंटेंट पे ओरल एविडेंस को एडमिट करने से पूरी तरह से एक्सक्लूड करता है उन केसेस को छोड़ के जहां पर सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल है। आगे क्या कहता है, सेक्शन 92 एक्सक्लूड्स ओरल एविडेंस टू कॉन्ट्रडिक्ट द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द डीड इज प्रूफ। इन अ सेंस द रूल इनमरेटेड इन दिस सेक्शन कैन बी सेड टू बी एन एक्सक्लूसिव रूल। दैट इज जो सेक्शन 91 है वो एक्सक्लूसिव रूल को इनेक्ट कर रहा है, एक्सक्लूसिव रूल को इनेक्ट कर रहा है। एक्सक्लूसिव रूल कैसे कि जो सेक्शन है वो क्लियर कट बता रहा है कि आप केवल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही रीड करोगे, ओरल एविडेंस आपको लीड करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इस सेंस में उन्होंने ये बोल रखा है कि जो सेक्शन 91 है वो केवल एक्सक्लूसिव रूल से डील करता है। इंपॉर्टेंट फॉर पीटी। पीटी में पूछ सकते हैं कि जो सेक्शन 91 है वो किससे डील करता है, एक्सक्लूसिव रूल से। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सेक्शन 91 है वो किससे डील कर रहा है, रूल ऑफ एक्सक्लूशन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, इस तरीके से भी पीटी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑलराइट, यानी जो ओरल एविडेंस है उसको पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। कब एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, सेक्शन 91 कंडीशन जब पूरी हो जाती है, यानी जब पार्ट 1 या पार्ट 2 फुलफिल हो जाता है तब जो ओरल एविडेंस है उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, वैसे अब तक आपको डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में रिड्यूस करने का मतलब तो पता चल ही गया होगा। अगर नहीं चला है, डॉक्यूमेंट फॉर्म में रिड्यूस कर दिया, इसका मतलब क्या है कि आपने इसको राइटिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, चाहे उसको डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में रिड्यूस करना कह लो, चाहे आप राइटिंग फॉर्म में कह लो, कुछ भी आप कह सकते हो। अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं सेक्शन से कि सेक्शन क्या कह रहा है, व्हेन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑफ ए ग्रांट और ऑफ एनी अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हैव बीन रिड्यूस्ड टू द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो किसकी बात हो रही है यहां पर, टर्म्स की बात हो रही है। ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के टर्म्स की बात हो रही है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल वे में समझते हैं। ओनली टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। The rule laid down in section 91 is that when the terms of a contract have been reduced to writing, no evidence shall be given in proof of the terms of the contract except the document itself or in certain circumstances secondary evidence of its contents। ठीक है, यही कहता है सेक्शन, हमने यही पढ़ा था कि जब कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के टर्म्स को आपने राइटिंग में रिड्यूस कर दिया है तो अब आप उस पर ओरल एविडेंस लीड नहीं कर सकते। कौन से लीड करोगे, एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट सेल्फ यानी प्राइमरी एविडेंस, या फिर सेकेंडरी एविडेंस जब सेक्शन 65 की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी।
From this, it clearly follows that oral evidence of a fact relating to a contract in writing which are not terms of the contract may be given. तो देखो अब हमें इसी चीज को पकड़ के रखना है, इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे कि ये कह रहा है कि अब इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि ओरल एविडेंस हम उस फैक्ट का दे सकते हैं, उन फैक्ट्स पे दे सकते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म से डील नहीं करता, ठीक है। यानी बेशक से आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के टर्म्स को राइटिंग में ही क्यों ना रिड्यूस कर दिया हो, लेकिन अगर वो टर्म से डील नहीं करता तो फिर आप उस पर ओरल एविडेंस लीड कर सकते हो। यानी जो सेक्शन है वो किससे डील कर रहा है? जब किसी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के टर्म्स को आपने टर्म्स को आपने वॉलंटरी डॉक्यूमेंट कर दिया है, तब आप इस पे ओरल एविडेंस लीड नहीं कर सकते, ठीक है। तो कौन से लीड कर सकते हो? टर्म्स की बात आती है तो प्राइमरी एविडेंस या फिर सेकेंडरी एविडेंस। इसका मतलब टर्म्स के अलावा अगर कोई और चीज है तो फिर आप उस पे ओरल एविडेंस लीड कर सकते हो। यानी अगर बात कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन प्रॉपर्टी के टर्म्स की आती है जिनको आपने वॉलंटरी डॉक्यूमेंट में रिड्यूस कर दिया है, तो अब आप केवल और केवल प्राइमरी एविडेंस ही लीड करोगे, ठीक है। प्राइमरी एविडेंस या फिर सेकेंडरी एविडेंस एक्सेप्ट द कंडीशन, वही सेक्शन 65 वाली, ओके। इसका मतलब टर्म्स के अलावा अगर कोई और चीज है तो अब आप उस पर क्या कर सकते हो? ओरल एविडेंस लीड कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले तो हम यहां ये समझते हैं कि टर्म्स का मतलब क्या होता है, कि जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन प्रॉपर्टी है, इसका मतलब क्या होता है। टर्म्स का मतलब बिल्कुल सिंपल आसान भाषा में अगर आपको मैं समझाना चाहूं तो इसका मतलब होता है फैक्ट्स विच आर एसेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, फैक्ट्स विच आर एसेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी वो फैक्ट्स जो किसी भी ट्रांजैक्शन के, किसी भी मैटर के एसेंस है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, उनको हम क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। जैसे टाइम ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट, डेडलाइन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट जो है इस पर्टिकुलर डेट तक आपको फिनिश करना है, अमाउंट ऑफ पेमेंट, कि जो अमाउंट है सपोज करो 22,500 रुपए की है, ठीक है। तो ये सारे क्या है? टर्म्स हुए। अब हम यहां देखेंगे कि टर्म्स के अलावा और कौन सी चीज आ गई, टर्म्स के अलावा और कौन सी चीज आ गई। जैसे कि क्या जो पेमेंट है वो हो चुकी थी, वेदर पेमेंट वॉज मेड, इसी तरह क्या ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वेदर कॉन्ट्रैक्ट टुक प्लेस बिटवीन ए एंड बी। तो ये सब क्या है अपने आप में? ये सब टर्म्स के अलावा कोई और चीज है, जैसे कि फैक्ट हो गया, ठीक है। और जबकि सेक्शन किसकी बात कर रहा था? व्हेन द टर्म्स ऑफ, ठीक है। जैसे कि क्या ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है, ये क्या है अपने आप में? ये टर्म तो है नहीं, तो आप इस पर ओरल एविडेंस लीड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। लाइकवाइज क्या पर्टिकुलर पेमेंट कर दी गई थी या नहीं करी गई थी? तो ये क्या अपने आप में? ये भी टर्म के अलावा कोई और फैक्ट है, तो इस पे आप ओरल एविडेंस लीड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं कि पेमेंट कितनी की थी, लाइक 10,500 की थी या 11,500 की थी, तो ये क्या हो गया अपने आप में? ये टर्म्स हो गया कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। तो अब आप यहां पर ओरल एविडेंस लीड कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो आप डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हो ना
कि अगर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जो पर्टिकुलर पेमेंट थी वो कर दी गई थी या नहीं करी गई थी, ये क्या है अपने आप में एक फैक्ट हो गया, तो आप इस पर ओरल एविडेंस लीड कर सकते हो। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट इस बात का है कि वो जो पेमेंट थी वो कितने अमाउंट की थी, 10,500 की थी या 11,500 की थी, तो ये क्या अपने आप में ये टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट का, तो अब आप यहां पर ओरल एविडेंस लीड नहीं कर सकते। ओके। इसी तरह क्या ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता था, ये क्या था अपने आप में टर्म के अलावा कोई और चीज थी जैसे कि फैक्ट थी, तो इनको लेकर आप ओरल एविडेंस लीड कर सकते हो। लेकिन जब बात टर्म्स की आती है तो आप टर्म्स पे केवल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही लीड करोगे। ओके। तो कंक्लूड करके हम ये कह सकते हैं कि केवल टर्म्स पे ओरल एविडेंस देना प्रोहिबिटेड है। ठीक है ना, टर्म्स पे ओरल एविडेंस देना रेस्ट्रिक्टेड है या प्रोहिबिटेड है, यानी टर्म्स के अलावा अगर कोई और चीज है जैसे कोई फैक्ट हो गया तो उस पर आप ओरल एविडेंस लीड कर सकते हो, बेशक से आपने उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को यानी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी को वॉलेंटरी डॉक्यूमेंट ही ना कर लिया हो। तो व्हाट इज प्रोहिबिटेड इज oral evidence of terms of contract, grant या other disposition of property, and that too in cases when you have voluntarily documented it. Okay, that means for any other fact which is not terms of contract, grant या other disposition of property, oral evidence can be given. Okay? फिर बेशक से आपने उसको वॉलेंटरी डॉक्यूमेंट ही ना कर दिया हो, क्योंकि जो बार है वो केवल किस पे लगता है, टर्म्स पे लगता है। ओके। और देखो यही चीज एक्सप्लेनेशन 3 कहता है। क्या कहता है एक्सप्लेनेशन 3? द स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट वॉट एवर ऑफ अ फैक्ट other than the facts referred to in this section, यानी टर्म्स के अलावा अगर कोई चीज है तो उन पे आप ओरल एविडेंस लीड कर सकते हो। फैक्ट्स अदर देन द फैक्ट्स रेफर्ड टू इन दिस सेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, टर्म्स को छोड़ के। यानी टर्म्स के अलावा अगर कोई और फैक्ट है तो उस पे आप ओरल एविडेंस लीड कर सकते हो। अब देखो आगे एक और चीज डिस्कस करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो होता क्या है, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जहां पर आपको ट्रांजैक्शन को डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में भी रिड्यूस करना पड़ता है और साथ में उसको रजिस्टर भी करना होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर ट्रांजैक्शन को आपको डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में भी रिड्यूस करना होता है और साथ के साथ उसको रजिस्टर भी करना होता है। जैसे सपोज करके चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी बेची है। ठीक है, अब आपको इसको डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में रिड्यूस भी कराना पड़ेगा प्लस साथ के साथ इसको रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा एज पर सेक्शन 49 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। सेक्शन 49 में कुछ केसेस बता रखे हैं कि कब कब आपको उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर ना केवल आपको उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में ही रिड्यूस करना है बल्कि आपको उसको रजिस्ट्रेशन भी करवाना होता है। ठीक है, जैसे कि सेल ऑफ प्रॉपर्टी अबव 100 रुपीज। ठीक है, तो अगर आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी बेचनी है जो कि 100 रुपये या 100 से ऊपर की वैल्यू की है तो इसको आपको वॉलेंटरी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में भी रिड्यूस करना पड़ेगा प्लस साथ के साथ इसको रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। ठीक है, जो सेक्शन 49 है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का वो ये डिक्लेयर करता है इफ अ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड इट शैल नॉट बी गिवन इन एविडेंस। यानी अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करना था और आपने उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो अब आप उसको एविडेंस में नहीं दे सकते। दैट मीन्स सपोज करके चलो
कोई मैटर है, कोई ट्रांजैक्शन है, आपने उसे डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में तो रिड्यूस कर दिया, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया आपने। और वो ट्रांजैक्शन ऐसा था जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी था, यानी उस ट्रांजैक्शन को लेकर आपको रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म दोनों करवाना था। ठीक है, बीच में प्लस का साइन यही तो इंडिकेट कर रहा है कि आपको उस पर्टिकुलर मैटर को डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में भी रिड्यूस करवाना था, प्लस रजिस्ट्रेशन भी करवाना था, लेकिन आपने उसको केवल डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में रिड्यूस करवाया है, उसको आपने रजिस्टर नहीं करवाया है। तो अब क्या होगा, यानी ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में आप ओरल एविडेंस तो लीड कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो सेक्शन 91 का बार है वो अप्लाई हो जाएगा, और साथ में आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी लीड नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्यों नहीं लीड कर सकते, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट की आपने पूरी फॉर्मेलिटी नहीं करी है, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन भी करवाना था। ठीक है, और आपने उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो अब आप उस पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लीड नहीं कर सकते। डेट मीन्स कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई मैटर ऐसा है जिसे आपको डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में भी रिड्यूस करना है, प्लस उसका रजिस्ट्रेशन भी कराना है, तो अगर आपने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो अब आप ओरल एविडेंस लीड नहीं कर सकते। क्यों लीड नहीं कर सकते, क्योंकि जो सेक्शन 91 का बार है वो अप्लाई हो जाएगा, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी आप लीड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 49 का जो बार है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो बेशक से हमारे पास यहां पर उस पर्टिकुलर मैटर का डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म है, ठीक है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है। क्यों यूज नहीं है, क्योंकि जो बार है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का वो अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि देखो है क्या चीज है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो अपने आप में स्पेसिफिक प्रोविजन है, जबकि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो कैसा है, वो जनरल प्रोविजन है, और स्पेसिफिक प्रोविजन हमेशा जनरल प्रोविजन पर प्रिवेल करता है, यानी इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट विल प्रिवेल ओवर इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ऐसे केसेस में नेट रिजल्ट क्या होगा, नेट रिजल्ट विल बी नीदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अलाउड नॉर ओरल एविडेंस अलाउड। तो इसलिए अगर कोई ट्रांजैक्शन जिसको डॉक्यूमेंटेशन प्लस रजिस्ट्रेशन दोनों करवाना था और आपने उसको केवल डॉक्यूमेंट फॉर्म में रिड्यूस किया है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो अब क्या होगा, एज पर सेक्शन 91 पार्ट 2 रेड विथ सेक्शन 49 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, ओरल एज वेल एज डॉक्यूमेंट्री बोथ विल बी एक्सक्लूडेड। यानी ऐसे केसेस में फिर डॉक्यूमेंटेशन का कोई यूज नहीं रह जाएगा। यानी बेशक से आपने उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में रिड्यूस कर लिया, लेकिन अगर आपने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका कोई यूज नहीं होगा। तो अब हम यहां पर इसका एक डायग्राम देख लेते हैं सेक्शन 91 का। थोड़ी सी छोटी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है, एडजस्ट कर लेना प्लीज। सेक्शन 91 टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ग्रांट जैसे कि गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी, अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी जैसे कि मॉर्गेज, सेल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। इसी तरह सपोज करके चलिए आपने प्रॉपर्टी को एक्सचेंज कर दिया या फिर प्रॉपर्टी लीज पे दे दी, तो ये सारी क्या दिखा रही हैं, प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने का तरीका दिखा रही है। मॉर्गेज, सेल, ट्रांसफर, लीज, एक्सचेंज एक्सेट्रा। ओके, तो क्या कह रहा है यहां पर कि कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी डॉक्यूमेंटेड और इन राइटिंग। ठीक है,
यानी लॉ ने नहीं कहा कि आपको इन कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन प्रॉपर्टी को राइटिंग में रिड्यूस करना है। एंड इफ नॉट डॉक्यूमेंटेड ओरल एविडेंस कैन बी गिवन। और अगर आपने उसको वॉलंटरी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में रिड्यूस नहीं किया तो ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। लेकिन अगर आपने वॉलंटरी डॉक्यूमेंट कर दिया तो क्या होगा, ओरल एविडेंस आपको देने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, केवल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही आप लीड कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी कौन से, सबसे पहले आप प्रेफरेंस किसको दोगे, प्राइमरी एविडेंस को, और सेकेंडरी एविडेंस केवल तब दे सकते हो जब इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 65 की कंडीशन जो है फुलफिल हो जाती है। ओके, तो ये था हमारा जो है पार्ट 1 सेक्शन 91 का। अब हम इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। एनी मैटर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग, यानी लॉ की स्पेसिफिक गाइडलाइंस है कि आपको उस मैटर को राइटिंग में ही रिड्यूस करना पड़ेगा। नॉट लिमिटेड टू टर्म्स ऑफ पार्टी, तो यहां पर क्या बोला है कि सेकेंड पार्ट के केस में चीजें केवल टर्म्स तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, जैसे हमने पार्ट 1 में पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन प्रॉपर्टी की टर्म्स की बात हो रही थी, यहां पर केवल जो चीजें हैं वो टर्म्स तक कन्फाइंड थी, पर यहां पर जो चीजें हैं वो टर्म्स तक ही कन्फाइंड नहीं है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल कन्फेशन, तो कोई और मैटर भी यहां पर इंक्लूड हो सकता है। ओके, ध्यान रखना इन दोनों चीजों में ये अंतर है। डेट मीन्स टर्म्स के अलावा भी अगर कोई और चीज है तो सेकंड पार्ट के अंदर आप उस पर भी ओरल एविडेंस लीड नहीं कर सकते। आगे क्या बोलता है, नॉट डॉक्यूमेंटेड, डेट इज सपोज करके चलिए कि आपने उसको डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में नहीं किया, तो अब क्या होगा, अब ओरल एविडेंस जो है आप लीड नहीं कर सकते। क्यों नहीं लीड कर सकते, क्योंकि जो सेक्शन 91 का बार है वो अप्लाई हो जाएगा। और आगे क्या बोलता है, नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अलाउड। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट है वो आपने बनाया ही नहीं है। ठीक है, यानी चूंकि अब आपने उसको डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में रिड्यूस नहीं किया तो आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, तो इसलिए आप जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी नहीं दे सकते। अब सपोज करके चलिए आपने उसको डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में कर लिया, तो क्या होगा, तो अब आप प्राइमरी एविडेंस लीड करोगे। ठीक है, यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है उसे लीड करोगे। अब नेक्स्ट क्या कहता है, डॉक्यूमेंटेड बट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रजिस्टर्ड अंडर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। दैट मीन्स डॉक्यूमेंट फॉर्म में तो आपने रिड्यूस कर लिया, लेकिन लॉ ने बोला था कि आपको उसको इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर भी करना है, या फिर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को या उस पर्टिकुलर मैटर को आपको रजिस्टर भी करना है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, डॉक्यूमेंट अलोन विल नॉट बी सफिशिएंट इफ नॉट रजिस्टर्ड, क्योंकि जो ओरल एविडेंस है वो सेक्शन 91 के हिसाब से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ओके, यहां पर ये लिख रहा है कि नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अलाउड। ठीक है, तो बेशक से यहां पर इस केस में हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, लेकिन वो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट से हिट हो जाएगा, और ऐसे केसेस में ना तो हम ओरल एविडेंस लीड कर सकते हैं क्योंकि सेक्शन 91 का बार अप्लाई हो जाएगा, और ना ही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लीड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो सेक्शन 49 है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का वो अप्लाई हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि एक्सेप्शन क्या क्या है सेक्शन की, यानी किन किन केसेस में हम प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए बाध्य नहीं है। When a public officer is required by law to be appointed in writing, and when it is shown that any particular person has acted as such officer, the writing by which he is appointed need not be proved. तो क्या कहा उन्होंने यहाँ पर कि जब किसी पब्लिक ऑफिसर को राइटिंग में अपॉइंट करना था और आपने ये दिखा दिया कि कोई पर्टिकुलर पर्सन पब्लिक ऑफिसर की तरह एक्ट कर रहा है, तो जिस राइटिंग से अब आपने उसको अपॉइंट किया है आपको उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। डिस्कस कर लेते हैं इसको भी थोड़ा सा।
When it is required that a public officer should be appointed by some writing, and when it is shown that any particular person has acted as such officer, the writing by which he has been appointed need not be proved. यानी वही बात है जो एक्सेप्शन ने कहा. आगे क्या बोलता है? When the question is whether A is a high court judge, the warrant of appointment need not be proved. The only fact that he is working as a high court judge will be proved. तो अब जब क्वेश्चन ये है कि क्या ए जो है वो हाई कोर्ट का जज है, तो अब जिस वारंट से उसको अपॉइंट किया गया था उसको आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है. केवल आप ये फैक्ट प्रूव कर दोगे कि भाई वो ए जो है वो हाई कोर्ट के जज की तरह वर्क कर रहा है. ऑलराइट, सिर्फ यही चीज अपने आप में सफिशिएंट है. इसी तरह दूसरा एग्जांपल इन्होंने क्या बोला कि ए एक बंदा है जो कि कोर्ट के आगे विटनेस के तौर पे अपीयर होता है. वो कोर्ट से कहता है कि जनाब मैं तो सिविल सर्जन हूं. अब इस चीज को एस्टेब्लिश करने के लिए कि क्या वो सिविल सर्जन है, उसको अपना अपॉइंटमेंट ऑर्डर प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है. केवल उसको इतना दिखाना है कि भाई मैं सिविल सर्जन के तौर पे वर्क कर रहा हूं. अब आगे क्या बोलता है? The fact that a person has acted in an official capacity is also an evidence of his due appointment to the office. कि जब कोई पर्सन किसी ऑफिशियल कैपेसिटी में एक्ट कर रहा है, ये अपने आप में एविडेंस है कि उसको उस ऑफिस में अपॉइंट किया गया है. Because it cannot be supposed that any man would venture to intrude himself into a public situation which he was not authorized to fill. ठीक है. एक्सेप्शन 2 किससे डील करता है? विल्स एडमिटेड टू प्रोबेट इन इंडिया मे बी प्रूव्ड बाय द प्रोबेट. तो इसके बारे में देखो ज़्यादा डिटेल वे में डिस्कशन करने की कोई जरूरत है नहीं. तो बस आपको ये फैक्ट पर्टिकुलर केवल 2 लाइन का फैक्ट है, इसे आपको पीटी के लिए अच्छे से याद करना है. ओके, तो ये थे इसके 2 एक्सेप्शन. पीटी के लिए दोनों एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको अच्छे से डिस्कस करना है. अब हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन 1 किससे डील करता है. Explanation 1 states, this section applies equally to cases in which the contracts, grants or other disposition of property referred to are contained in one document and to cases in which they are contained in more documents than one. तो क्या क्या है यहाँ पर इन्होंने कि चाहे कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन एक डॉक्यूमेंट में कंटेन था या फिर ज्यादा डॉक्यूमेंट्स में कंटेन था, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और सारे डॉक्यूमेंट्स को ही आपको प्रूव करना पड़ेगा. जैसे कि सपोज करके चलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है, आपने उसको 3 पेज में कर रखा है, तो अब आपको तीनों के तीनों पेज को प्रूव करना पड़ेगा. ओके, एक्सप्लेनेशन 1. A written evidence need not be comprised in a single document or be drawn up in any particular form. तो क्या कहा इन्होंने यहाँ पर कि ऐसा नहीं है कि जो रिटन एविडेंस है उसको आपको सिंगल डॉक्यूमेंट में ही कंप्राइज करना है या फिर किसी पर्टिकुलर फॉर्म में इसको आपको ड्रॉ करना है. ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ग्रांट मे बी एग्जीक्यूटेड बाय अ सिंगल डॉक्यूमेंट और बाय सेवरल डॉक्यूमेंट्स. जो कॉन्ट्रैक्ट या फिर ग्रांट है हो सकता है कि वो एक डॉक्यूमेंट में कंटेन्ड हो और हो सकता है कि वो अलग अलग सेवरल डॉक्यूमेंट्स में कंटेन्ड हो. Explanation 1 requires that Section 91 applies equally whether a contract, grant or any other disposition of property is comprised in a single document or in more documents than one. तो Explanation 1 क्या कहता है कि जो Section 91 है वो इक्वली अप्लाई होगा बेशक से जो कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है वो एक डॉक्यूमेंट में कंटेन्ड हो या फिर वो एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट में कंटेन्ड हो. इफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर disposition of the property contained in documents more than one, all the documents are to be produced before the court to prove the terms of the contract. अगर कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के टर्म्स एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट में कंटेन्ड है तो आपको उन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा उन कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को प्रूव करने के लिए. It is not open to a party to a judicial proceeding to lead oral evidence to prove the terms contained in any of the documents. ठीक है, ये तो वही चीज है कि टर्म्स को लेकर आप ओरल एविडेंस लीड नहीं कर सकते. एग्जाम्पल दे रखा है, ए अ रेजिडेंट ऑफ कलकत्ता प्रपोजेस टू सेल अ हाउस टू बी अ रेजिडेंट. द टर्म्स ऑफ द सेल आर सेटल्ड बिटवीन देम बाय लेटर्स. 5 letters on each side comprise the terms of the contract. To prove the terms of the contract, all the 10 letters are to be produced before the court.
ए जो कि कलकत्ता का निवासी है वो बी को बोलता है कि भाई मैं अपना घर बेचना चाहता हूं, क्या तुम मेरा घर खरीदोगे। अब क्या होता है, जो सेल के टर्म्स थे वो 5 लेटर के तहत उनके बीच में सेटल अप हो गए। 5 लेटर्स ऑन ईच साइड कंप्राइज द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी 5 लेटर ए ने बनाए और 5 लेटर बी ने बनाए। दैट मीन्स टोटल कितने हो गए, 10 लेटर्स। टू प्रूव द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑल द 10 लेटर्स आर टू बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को प्रूव करने के लिए आपको सारे के सारे लेटर्स को कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो जो एक्सप्लेनेशन 1 है वो उन केसेस से डील करता है जहां पर सपोज करके चलिए कि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स है वो एक पेज में नहीं आ पाए। जैसे सपोज करके चलिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स है वो इतने बड़े हैं कि आपको 4 या 5 पेज लग गए उसको बनाने में, तो ऐसे केसेस में एक्सप्लेनेशन 1 इफेक्ट में आ जाएगा और ऐसे केसेस में केवल एक लेटर या एक पेज देने से काम नहीं चलेगा और सारे के सारे लेटर्स या पेजेस आपको कोर्ट के आगे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। और देखो ये सारी चीजें तो केस टू केस वेरी करती हैं। हो सकता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है इतना बड़ा है कि उसको बनाने में 10-5 पेज लग गए, और हो सकता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट इतना छोटा है कि वो एक ही पेज में अपने आप में कंटेंट हो गया। ओके, ठीक है ना। अब एक्सप्लेनेशन 2 देखते हैं। Where there are more originals than one original only need be proved। तो क्या कहा एक्सप्लेनेशन 2 ने कि अगर एक से ज्यादा ओरिजिनल्स हैं तो फिर आपको केवल एक ओरिजिनल को ही प्रूव करने की जरूरत है। सपोज करके चलिए ओरिजिनल कितने हैं, 1 2 3 4 ओरिजिनल है, तो फिर आप बस यहां पर एक ओरिजिनल को प्रूव कर दो। ठीक है, यहां पर जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे ओरिजिनल को प्रूव करोगे, ऐसे केसेस में बस आप एक ओरिजिनल को प्रूव कर दो। लेकिन हमने एक्सप्लेनेशन 1 में क्या देखा था, एक्सप्लेनेशन 1 में एक ही ओरिजिनल जो है वो 4-5 पेजेस में कंटेंट था। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना, दोनों में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो ना। एक्सप्लेनेशन 1 में एक से ज्यादा ओरिजिनल नहीं थे, बल्कि एक्सप्लेनेशन 1 में एक ही ओरिजिनल जो है वो 4-5 पेजेस में कंटेंट था, और यहां पर एक से ज्यादा ओरिजिनल है। ऑलराइट, ओनली वन ओरिजिनल नीड बी प्रूव्ड। जैसे सपोज करके चलिए कि आपने 4 ओरिजिनल बना लिए, तो आप क्या करोगे, यहां पर आप केवल एक को प्रूव कर दो। ठीक है, वेयर देयर आर मोर ओरिजिनल्स देन वन ओरिजिनल ओनली नीड बी प्रूव्ड। Instance of the cases dealt with by this explanation are bills of exchange, of which 3 are usually executed, called the first, second and third of exchange, and bills of lading, which are usually in duplicate and often in triplicate। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, बिल ऑफ लेडिंग हो गया, इन केसेस में क्या होता है, जनरली 2 या 3 ओरिजिनल बनाए जाते हैं। ओके, तो ऐसे केसेस में आपको केवल एक ओरिजिनल को ही प्रूव करने की जरूरत है, सभी ओरिजिनल्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब इलस्ट्रेशन देख लेते हैं इसकी। इलस्ट्रेशन ये क्या कहती है, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट बी कंटेन इन सेवरल लेटर्स, ऑल द लेटर्स इन विच इट इज कंटेन मस्ट बी प्रूव्ड। तो किससे डील कर रही है कुछ आइडिया? अभी हम पढ़ के आए हैं इसको एक्सप्लेनेशन 1 से। हमने पढ़ा था ना, मोर डॉक्यूमेंट्स देन 1, याद आया, मोर डॉक्यूमेंट्स देन 1 सेवरल लेटर्स। तो मोर डॉक्यूमेंट्स देन 1 के केस में आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करना पड़ेगा। हमने पढ़ा था ना वो ए और बी का एग्जांपल, 5-5 लेटर के सेट थे जिसमें, याद आ रहा है कुछ? अब नेक्स्ट देखते हैं बी क्या कहता है, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटेन इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज, द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी प्रूव्ड। अभी पढ़ के आए हैं इसको हम, एक्सप्लेनेशन 2 से डील कर रहा है। हमने पढ़ा था ना, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए, बिल ऑफ लेडिंग हो गए, ये किससे डील करते हैं, एक्सप्लेनेशन 2 से। और इनमें केवल क्या होता है, आपको एक ही ओरिजिनल प्रूव करने की जरूरत होती है। ठीक है, इसी तरह इफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन इन अ सेट ऑफ 3 ओनली 1 नीड बी प्रूव्ड। ये भी किससे डील कर रहा है, एक्सप्लेनेशन 2 से,
कि अगर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज को 3 सेट्स में बना लिया है तो केवल एक ही को प्रूव करने की जरूरत है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ए बी के साथ राइटिंग में कॉन्टैक्ट करता है कि भाई मैं तेरे को इंडिगो डिलीवर करूंगा इस पर्टिकुलर टर्म्स पर। अब आगे क्या कॉन्टैक्ट मेंशन करता है कि बी ने ए को प्राइस पे कर दिया है अदर इंडिगो के लिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट किया था उसने वर्बली अनदर ओकेशन पे। तो अब ओरल एविडेंस ऑफर किया गया है कि भाई कोई भी पेमेंट नहीं की गई थी दूसरे इंडिगो के लिए। अब यहां पर जो एविडेंस है वो एडमिसिबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि किससे डील कर रहा है? फैक्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, टर्म से डील नहीं कर रहा है। किससे डील कर रहा है? फैक्ट से। टर्म से तो तब आता जब पेमेंट की बात होती कि भाई पेमेंट है वो 10,500 की है या 11,500 की है। लेकिन फैक्ट क्या है कि भाई वो जो पेमेंट है वो की जा चुकी है या नहीं की जा चुकी है, ये क्या है अपने आप में, ये फैक्ट है। तो इसलिए जहां ओरल एविडेंस है वो क्या हो जाएगा? एडमिसिबल हो जाएगा। ऑलराइट, पेमेंट कर दी थी या नहीं करी थी, ये क्या है अपने आप में? फैक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और पेमेंट कितनी की थी? 10,500 की थी या 11,500 की थी, ये क्या है अपने आप में? टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो इसलिए यहां पर ये टर्म से डील नहीं कर रहा, तो ओरल एविडेंस जो है वो एडमिसिबल हो जाएगा। लास्ट, A gives B a receipt for money paid by B. Oral evidence is offered for the payment. The evidence is admissible. क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये टर्म से डील नहीं कर रहा है। ठीक है, ओरल एविडेंस यहां पर किस चीज को लेकर दिया गया है कि भाई मैंने तो पेमेंट जो है वो दे दी थी। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ओरल एविडेंस एडमिसिबल हो जाएगा। वेदर पेमेंट वॉज मेड और नॉट, ये क्या है अपने आप में? फैक्ट है, तो इसलिए ओरल एविडेंस इस पे हम एडमिसिबल कर लेंगे। लेकिन अगर ये होता कि भाई पेमेंट कितने की थी, 10,500 की थी या 11,500 की थी, तो ये क्या है अपने आप में? टर्म्स है और इस पे ओरल एविडेंस अलाउ नहीं किया जाएगा। तो देखो ये था हमारा सेक्शन नंबर 91। सेक्शन 91 पीटी और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में काफी इस पर टेक्निकल क्वेश्चन भी आते हैं फ्रेम होकर। ठीक है, और पीटी के लिए आपको एक्सप्लेनेशन, एक्सेप्शन, इलस्ट्रेशन सेक्शन के जो 2 पार्ट्स हैं उनको अच्छे से कवर अप करना है। और याद रखना मेंस के लिए एक्सप्लेनेशन 3 और सेक्शन 91 जो मतलब मेन पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको आपको मेंस के लिए अच्छे से देखना है। एक्सप्लेनेशन 3 एंड सेक्शन 91 का मेन पार्ट। मेन पार्ट यानी कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की। स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा QR कोड। आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए एक्सेट्रा। बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।